बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टाइटल है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। Differential equations are used to model problems in science and engineering that involve the change of some variable with respect to another. Most of these problems require the solution of an initial value problem, that is, solution to a differential equation that satisfies given equation. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं जो टाइम डिपेंडेंट हो। यानी कोई प्रोसेस है, उसका आगाज़ होना है और फिर अख्ताम होना है। तो आगाज़ का हमें पता होना चाहिए और अख्ताम के और दरमियानी जो ड्यूरेशन है, जो प्रोसेस है, उसकी जो भी हमने उसको देखना है, कंप्यूटेशन करनी है, तो उसको वो देखना है। इस तरह से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अगर है तो वो स्पेस के ये टाइम के हिसाब से है, तो वो स्पेस के हिसाब से बाउंड्री वैल्यू स्पेस के हिसाब से। स्पेस से मुराद जैसे हम कार्टियन कोऑर्डिनेट्स की हम बात करते हैं, 3 डायमेंशंस हैं, एक्स वाई ज़ी है। अगर हम सिर्फ एक्स की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में अगर हम किसी वेरिएबल की, किसी फिनोमिना की स्टडी कर रहे हैं, तो हम वो देखते हैं कि उसमें जो है वो क्या बिहेवियर है उसका। तो उसमें भी वही है कि एक एंड पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, या दूसरा एंड है, या दोनों एंड है, पहला एंड है या दोनों एंड है, वहाँ पे कंडीशंस हमें गिवन है। तो हम जो है वो इन बिटवीन उसको जो है वो प्रोसेस को देखते हैं। ये सिर्फ आइडिया देने के लिए बात आ गई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की। तो फिर ये बता दिया जाए कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और अगर उसके साथ साथ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी अगर कहीं पे आपको नज़र आता है तो इसका यही मतलब है। तो ये एक जैसा ही इनको जो है वो ट्रीट करने का तरीका होगा। अलबत्ता ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो इनिशियल वैल्यू भी है और साथ ही साथ बाउंड्री वैल्यू भी है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें फिर वेरिएबल्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। एक टाइम का वेरिएबल आ गया और एक स्पेस का वेरिएबल आ गया, या स्पेस के एक से ज़्यादा आ गया, तो फिर उसको डील करने का तरीका जो है वो और है। यहाँ पे हम सिर्फ एक वेरिएबल के हवाले से हम बात करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं आप, कोर्स भी यकीनन आपने पढ़ रखा होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस का। दूसरा उसके मुकाबले में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर डेरिवेटिव एक किसी वेरिएबल का एक से ज़्यादा वेरिएबल के रिस्पेक्ट आ रहा हो तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। कैलकुलस में आपने इसको पार्शियल डेरिवेटिव्स को पढ़ रखा है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपने पढ़ रखी हैं। तो यहाँ पे हम अभी जो जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है, ordinary differential equation. In common real life situations, the differential equation that model the problem is too complicated to solve exactly. हर डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्टली सॉल्व करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, या ऐसा भी हो सकता है कि सोल्यूशन तो सॉल्व तो उसको कर सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है। न्यूमेरिकल एनालिसिस हम अपने इंट्रोडक्शन में आगाज़ में इस कोर्स के हम ये बात कर चुके हुए हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की ज़रूरत क्या है, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस की या न्यूमेरिकल मेथड्स की ज़रूरत क्या है। वो यही है, ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऐसे प्रॉब्लम जिनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन या तो एग्जिस्ट नहीं करता, या एग्जिस्ट तो करता है लेकिन उसको फाइंड करना बहुत मुश्किल है, तो फिर हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। सो वी हैव इंटरेस्ट इन अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस। आगे चलते हैं। The exact solution of a differential equation is a continuous function, i.e., that is, a solution is available on all the points in the domain. ये बात क्या है? मिसाल के तौर पे आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, फॉर एग्जांपल डी वाई बाई डी एक्स है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसको एग्जैक्टली सॉल्व किया जा सकता है। आप डी एक्स को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं
और दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट कर दें, तो आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इसका सोल्यूशन आएगा x³/3 + c, और किसी भी तरह से आपने इसको अगर c कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। तो आपके पास जो है वो फिर ये देख लें, ये फंक्शन की शक्ल में, यानी इस तरह से y = x³/3 + c आपके पास फंक्शन आ गया। अब आप x जो मर्जी डोमेन में से ले लें, ये पोलिनोमियल है फंक्शन, ये y = x³/3 पोलिनोमियल फंक्शन है। आप डोमेन में से, और इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, -∞ से इन्फिनिटी, जो मर्ज़ी आप पॉइंट डालें आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो ये बात वो कर रहा है कि जो सॉल्यूशन यहाँ से एग्जैक्टली अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो फिर ये जो है ये हमारे पास जो है ये किसी भी पॉइंट पे सॉल्यूशन जो अवेलेबल है। बट when we solve the problem numerically, it is not possible to find the approximate solution at all the points on the domain. न्यूमेरिकली जब सॉल्व करना है तो हम कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स पे करेंगे, वो चाहे जितने भी हो, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि जब हम 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप हम इसको सोल्यूशन को कंप्यूट करते हैं, तो क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं रियल लाइन पे, तो हम इनफाइनाइट को तो डील ही नहीं कर सकते। जब डील नहीं कर सकते तो फिर कुछ पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ये आपके पास रियल लाइन है, तो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे विद सम स्पेसिंग h, और उसके ऊपर जो है वो आप सोल्यूशन कंप्यूट कर लेंगे। अब ये जो स्पेसिंग है दरमियान में, जिसको हम h का नाम देते हैं, अब ये बड़ी ले रहे हैं, छोटी ले रहे हैं, कितनी छोटी ले रहे हैं, ये जो है वो डिसाइड किया जा सकता है, वो हम करते होते हैं। लेकिन ये है कि जो सोल्यूशन है वो बहरहाल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ही हम ले सकते हैं। अब ये जो मैंने स्पेसिंग बनाई है, ये अभी मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये इस तरह की चीज़ जो है ये आपने डील की हुई भी है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, आप उसको देखें तो हम नंबर ऑफ़ इंटरवल्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी डोमेन ए से, जिसके ऊपर इंटीग्रेट करना होता है, ए से लेके बी तक हम जा रहे हैं, तो हम जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो टॉपिक हमने पढ़े थे, तो हम अपने इंटरवल को एक से ज़्यादा पीसेस में जो है वो डिवाइड करते हैं, और हम कहते हैं कि जितनी स्पेसिंग कम होगी, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स उतने ज़्यादा होंगे, और जो है वो एरर भी उसी तरह से कम होगा। तो इसमें भी ये उसी तरह से है कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो है वो आप सम चूज़ कर लेंगे, अगर उनमें स्पेसिंग ज़्यादा है तो फिर एरर जो है वो भी ज़्यादा होगा, और अगर आप जिस इंटरवल पे आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं उसमें अगर आपका जो स्पेसिंग है वो कम है तो फिर एरर भी कम होगा। Rather, we solve the problem for some points in the domain. Higher the number of points ensures a higher accuracy of the solution. ये भी जो बात एक्सप्लेन कर दिया वो यहाँ पे आ गई। If the solution is required in intermediate or remaining points, then interpolating techniques are used. अगर आपने सोल्यूशन वंस आपने सॉल्व कर लिया और आपके पास डाटा आ गया है, और आपको अब जो डाटा आया हुआ है उससे ज़्यादा सैचुरेटेड डाटा चाहिए, यानी मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो इस स्पेसिंग के साथ सॉल्यूशन मौजूद है, और आपको जो है वो फॉर एग्जांपल दरमियान में कुछ और पॉइंट्स के ऊपर भी सॉल्यूशन चाहिए। ये मैंने सर्कल आउट कर दिया डॉट लगाने के लिए, ये पॉइंट्स मार्क हैं। अगर आपको यहाँ भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो फिर यहाँ पे आप या तो यह कि सॉल्यूशन सारा दोबारा कंप्यूट करें, या फिर इंटरपोलेशन टेक्निक जो है वो उसको यूज़ करते हुए आप ये बीच वाली जो चीज़ें ये फिल कर लें। फॉर एग्जांपल लैग्रांज इंटरपोलेशन है, पीस वाइज लैग्रांज इंटरपोलेशन जो है वो हमने पढ़ रखी है, और यकीनन आप समझ रहे होंगे कि इफ़ यू रिमेंबर कि मैं क्या बात कर रहा हूँ।
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को डिफाइन किया जा रहा है। इसमें वही टाइम वाली बात है कि स्टार्टिंग पॉइंट, अगर सिर्फ एक वेरिएबल के हवाले से हम बात करें, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सिर्फ एक वेरिएबल में है, तो फिर इनमें जो है वो फिज़िक्स के हवाले से तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकली जो है वो प्रोसीजर जो है वो दोनों का सेम होगा। बहरहाल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है टाइटल, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको देखते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो डिफ़ाइन कैसे किया जा रहा है। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज़, अब डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव आना ज़रूरी है, आया हुआ है dy/dt दिस इज़ इक्वल टू जो भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये है y माइनस टी स्क्र प्लस 1, फॉर एग्जांपल ये इसके इक्वल है। तो ठीक है, ये किस चीज़ का फंक्शन है, y का फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो इस तरह का अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है dy/dt, डेरिवेटिव भी है, और ये ज़ाहिर है डेरिवेटिव भी फंक्शन ही होता है। फंक्शन फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी फंक्शन ही होता है। तो उसको फिर फंक्शन f की शक्ल में उसको लिख लिया, dy/dt इज इक्वल टू f ऑफ टी वाई। ये मैं इसको जो है वो सर्कल कर रहा हूँ ताकि ये नज़र आए। और अब आप इस को सॉल्व करना चाहते हैं, y निकालना चाहते हैं, और साथ में उसने इंटरवल बता दिया है कि आपने इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना है इस इंटरवल पे जो कि ए से कोई पॉइंट ए है स्टार्टिंग पॉइंट, और कोई बी है पॉइंट एंडिंग पॉइंट, इस इंटरवल में करना है। ये उसी तरह से है जैसे हम इंटीग्रल, अभी मैंने ऊपर भी बात की है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, कि किसी इंटरवल ए वो बी के ऊपर हम जो है वो फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते थे, और हम कहते थे कि जी अब आप इसको सिम्पसन रूल, ट्रापेजियम रूल या रेक्टेंगुलर रूल से आप इसको सॉल्व कर लें। और वो सॉल्व करते तो क्या करते थे, उसको स्पेसिंग ए और बी जो इंटरवल है, ये मैं इसको दोबारा जो है वो अंडरलाइन करता हूँ कि इसको हम उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर, इसमें भी वही है, सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट्स बना लेंगे। पॉइंट्स बनाने का वही तरीका है स्पेसिंग। मिसाल के तौर पे स्पेसिंग कैसे है, h इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर n, वेयर n इज़ नंबर ऑफ इंटरवल्स, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसमें था। और फिर आप ये पॉइंट जो है वो क्रिएट करते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल इनिशियल पॉइंट जो है वो a है और फाइनल पॉइंट b है, तो a अगर पहला पॉइंट है तो दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, a प्लस एच हो जाएगा, और उससे अगला जो है a प्लस 2h हो जाएगा, और उससे अगला a प्लस 3h, और इस तरह से चलते चले जाएंगे हत्ता कि हम b तक पहुंच जाएंगे। या आप इनके इंडेक्सिंग जो है वो a प्लस एच और इस तरह से लिखने के बजाय आप इसको x0, x1, x2, x3 और अप टू xn भी ले सकते हैं। और फिर वही बात जो उसमें थी कि x0 जो है वो और x1 के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी h है, और x2 से x1 से x2 का डिस्टेंस भी h है, और सब का जो डिस्टेंस है वो h है। बहरहाल तो स्टार्ट करना है सोल्यूशन को ए लोकेशन से। लोकेशन मुराद टाइम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इवेंट की बात कर लें कि इवेंट ए या जो भी टाइम आप स्टॉप वॉच है आपके पास, आगाज़ करना है किसी प्रोसेस का, और तो आपके पास जो है वो ए के ऊपर सोल्यूशन जो है वो मौजूद होना चाहिए, गिवन होना चाहिए, ताकि हम प्रोसीड कर सकें। जैसे न्यूटन राफसन मेथड है, इनिशियल गैस, स्टार्टिंग सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, और फिर आप आगे उसको जो भी वो उसकी स्कीम है उसके साथ वो हम चलते चले जाते हैं। इसमें भी वही है कि आपके पास स्टार्टिंग सोल्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये डोमेन है, अब स्टार्टिंग सोल्यूशन आपके पास जो है वो मौजूद होना चाहिए, उसकी मदद से आप अगला सोल्यूशन, और उसकी मदद से फिर अगला सोल्यूशन, और फिर उसकी मदद से और अगला, और इस तरह से आप इस जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये जो y ऑफ a इज इक्वल टू अल्फा, ये स्टार्टिंग सोल्यूशन एक्चुअली दिया गया है।
देखें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, और फंक्शन जो फाइंड हमने क्या करना है वो क्या है, वो वाई है, क्योंकि डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डी वाई बाई डी टी ये डेरिवेटिव है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वेरिएबल वो क्या है, वाई है। तो लिहाजा वाई एट ए, ये बात समझने की है, ये गौर से समझना है इन चीज़ों को। अगर एक दफ़ा आपने इसको प्रॉब्लम को समझ लिया है तो फिर आगे इसी टाइप के दो मेथड्स हैं, उनमें सिर्फ फार्मूला चेंज होगा, तरीक़ाकार चेंज होगा कंप्यूटेशन का। चीज़ यही होगी, इसको गौर से समझ लें कि सॉल्यूशन क्या है। मैं इसको दोबारा ये हाईलाइट करता हूँ। डोमेन हमारी टी है जिसके ऊपर हमने करना है, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और जिसको फाइंड करना है वो क्या है, वाई है। अब वाई फाइंड हम ए से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास स्टार्ट में बहरहाल कुछ ना कुछ हो। तो स्टार्ट में हमारे पास उसने ये दे दिया है, वो कहता है कि स्टार्ट वाला जो पॉइंट ए है उसके ऊपर वाई की वैल्यू अल्फ़ा है। तो ये अल्फ़ा सोल्यूशन हमारे पास नोन हो गया। अब हम इसे आगे चलते हैं, और ये एक्चुअली प्रॉब्लम डिफाइन हम कर रहे हैं। इसे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है चीज़ें। Here we see that the starting point is T, which is A, and the ending point is B. At starting point, the solution y is given, which is y of A is equal to alpha. Explain कर दी है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई भी है। अब अब ये जो पैराग्राफ इस वक्त आपके सामने है, ये बिल्कुल वही चीज़ है अभी जो मैंने बताया है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो हम पॉइंट्स बनाते थे वो यहाँ पे लिखा है, लिखा हुआ सारा कुछ है, लेकिन ज़ाहिर है मैंने बोल के भी बताना है, रिकॉल भी करवाना है। वी डिवाइड द इंटरवल इनटू मैनी पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल टी नॉट, टी वन, टी टू। चूँकि टाइम है, टाइम के लिए वेरिएबल टी हम यूज़ कर लेते हैं नोटेशन के लिए। स्पेस के लिए हम एक्स यूज़ कर लेते हैं, स्पेस है तो ठीक है एक्स यूज़ कर लें। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो टी यूज़ कर लें। तो पहला पॉइंट जो है वो टी नाट जो है वो ए है, और बाकी पॉइंट्स जो वो इस तरह से एच एच ऐड करते आप चले जाएं और आखिर तक जो है वो आप पहुंच जाएंगे। वेयर एच इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन, यू नो, और अभी हमने इसको देख भी लिया। वी फाइंड द सोल्यूशन एट T1 using the given solution at T naught is equal to A। तो T naught is equal to A इनिशियल सोल्यूशन मौजूद है, और इसकी मदद से हमने सोल्यूशन फाइंड करना है T1 के ऊपर। जब हमारे पास अच्छा चले आगे इसको करते हैं। देन वी यूज़ द सोल्यूशन कंप्यूटेड एट T1। अब जो सोल्यूशन कंप्यूट कर लिया T1 के ऊपर, यानी टी नाट की मदद से T1 कंप्यूट करना है, फिर T1 की मदद से T2 फाइंड करना है, और फिर इसी तरह से चलते चले जाना है, इस तरह के हम आखिर तक पहुंच जाए। Keep in mind that the given starting solution is exact and computed solution on all the points T i's are approximate solution। स्टार्टिंग सोल्यूशन एग्जैक्ट होगा, जाहिर है हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ से भी हमने ली है वो जो प्रॉब्लम है। अब मिसाल के तौर पे हम किसी राड को हीट कर रहे हैं, एक एंड पे हीटर लगा दिया, तो हीटर का टेम्परेचर तो हमें नोन होगा, यकीनन होना चाहिए, होगा तभी हम अगली बात करें, वो वहाँ पे वो सोल्यूशन एग्जैक्ट है। आगे जो हीट उसमें प्रोपेगेट कर रही है वहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो फाइंड करना है एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आप ले रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होगा। बहरहाल जो स्पेसिफाई जो कंसिडर सोल्यूशन स्टार्ट में कर रहे हैं, बाउंड्री पे कर रहे हैं, या टाइम के हवाले से बात कर रहे हैं, राड की हालत की बात कर रहे हैं, वो कैसी है टेम्परेचर के हवाले से, तो उसकी भी आप बात कर लें। वो इनिशियली हमें जो है वो चीज़ जो हम लेंगे वो उसकी असल जो हालत होगी वही होगी। तो पहला मेथड जो हमने इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है, वो क्या है, आइलर्स मेथड, और इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन आप जो इसकी डेरिवेशन की जो चीज़ है वो आप उससे फेमिलियर हैं, कोई मसला नहीं है। द कॉमन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज
h इज इक्वल टू b माइनस a ओवर n। ये एच वही फार्मूला ही लिखा हुआ है, बी माइनस ए ओवर एन। और ये किसी भी दो कंजेकेटिव पॉइंट्स, अगर एक पॉइंट आई है तो टी आई है तो दूसरा टी आई प्लस वन होगा, दो कोई से भी दो कंजेकेटिव पॉइंट्स के दरमियान में ये डिस्टेंस एच है। इज कॉल्ड द स्टेप साइज। वी शैल यूज टेलर्स थ्योरम टू ड्राइव द आयलर्स मेथड। अब टेलर जो सीरीज़ है, ये जैसे हमने न्यूटन मेथड हमने ड्राइव किया था, लीनियराइजेशन की हमने बात की थी, बिल्कुल उसी तरह से है। ये टेलर सीरीज़ लिखी हुई है और इसकी जो फर्स्ट टर्म और जो सेकंड टर्म है, फर्स्ट डेरिवेटिव तक की टर्म, ये दो टर्म्स उसने लिखी हुई हैं, ये लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर बाकी आगे वालियों को उड़ा दें, हायर टर्म्स को, तो ये जो है वो अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी यहाँ पे और ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ये मैंने या लीनियर अप्रॉक्सीमेशन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लासरूम में हमने इसको देखा था न्यूटन मेथड की डेरिवेशन में। तो उसने क्या किया है, उसने ये किया कि टेलर सीरीज़ की दो टर्म्स उसने ली हैं, लीनियर टर्म्स तक, फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म्स तक, और बाकी आगे जो हायर टर्म्स हैं, एक थ्योरम है उस उसमें जो सारी टर्म है उसको, हायर डेरिवेटिव वाली टर्म उसको इस एक टर्म में बंद कर दिया। तो अब यहाँ से जो है वो अगले स्टेप पे वो कैसे आया है, अगले स्टेप पे वो ऐसे आया है कि टी आई प्लस वन माइनस टी आई कंजेक्टिव पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस एच है, यहाँ पे एच लिख दिया है, और यहाँ पे भी ये एच जो है एच आ गया, बाकी चीज़ वैसे ही है। अब आप हायर टर्म्स को जो है वो इग्नोर कर दें। जब आपने इसको इग्नोर कर दिया तो फिर क्या होगा, अच्छा अब ये वाई प्राइम टी है, ये वाई प्राइम टी यहाँ से यहाँ पे आने में उसने क्या किया, अभी उसने इग्नोर नहीं किया, करना है हमने, आगे उड़ा देंगे इसको। वाई प्राइम टी एक्चुअली ये वही आपका डेरिवेटिव है ना, डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी दैट वाज इक्वल टू एफ ऑफ, ऊपर जो लिखा हुआ था प्रॉब्लम डेफिनेशन में, एफ ऑफ टी आई एंड वाई, या एफ ऑफ टी और वाई, एफ ऑफ टी वो वाई, तो ये उसने एफ ऑफ टी वो वाई यहाँ पे उसने प्लेस कर दिया। अब चूँकि इंडेक्सिंग के साथ हम चल रहे हैं तो यहाँ पे उसकी फिर इंडेक्सिंग भी दे दी है। अच्छा अब इसमें ये है कि जब आप इसको हायर डेरिवेटिव वाली टर्म्स को आप इनको उड़ा देंगे तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, ये मिट गया, समझो समझे कि मिट गया है। तो अब जब मिट गया है तो फिर अब इक्वलिटी यहाँ पे नहीं रहेगी बल्कि अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। जब ये अप्रॉक्सीमेशन आएगी तो फिर इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू को इक्वल नहीं है। इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये जो राइट साइड वाली ये जो चीज़ है, इसकी अपनी इनको तो कोई ना कोई वैल्यू है ना, तो आप उसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल डब्ल्यू आई प्लस वन रख दें। यानी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन होगी वाई आई, और वाई आई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन, और ये खुद क्या है, इसका नाम हमने डब्ल्यू आई प्लस वन रख दिया। किताब वाला इस तरह से लेके चलता है, हम भी वो फिर नोटेशन, ताकि बाद में मसला ना हो, इसलिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो आयलर्स मेथड कंस्ट्रक्ट्स डब्ल्यू आई इज़ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ वाई टी आई। अभी ऊपर मैंने ये बात की है कि ये जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं उनका नाम आप क्या रख दें, डब्ल्यू आई रख दें, ये इसकी इसी की बात हो रही है जो अभी अभी की है। तो फॉर ईच आई इज इक्वल टू वन टू अप टू एन, बाई डिलीटिंग द remainder term the Euler's method,
अब ये डिलीटिंग द रिमाइंडर टर्म कौन सी, ये ये जो जिसको मैंने अभी ये मिटा दिया इसमें, इसकी वो बात कर रहे हैं कि इसको आप जो है वो मिटा दें। तो जो बाकी रह जाएगा वो क्या है, अभी ज़रा गौर करें। मैं इसको जो है वो थोड़ा सा वो करता हूँ। अगर हम इस वाली टर्म को मिटा देते हैं और ये जो बाकी बचा है इसका नाम हम WI+1 रख देते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि WI+1 दिस इज इक्वल टू दिस। क्या WI+1 इज इक्वल टू Y ऑफ TI प्लस H F ऑफ TI Y ऑफ TI। तो ये आप देखें नीचे यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है WI+1 इज इक्वल टू WI+H F ऑफ TI WI। क्योंकि अप्रॉक्सीमेशंस जो y की हैं उनका नाम हमने चूँकि w रख दिया, तो इसलिए इसने इनको w के साथ रिप्लेस कर दिया। अब जो इनिशियल सॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, ये इसको भी ज़रा वो गौर कर लें कि जो इनिशियल सॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। तो यानी वो y की शक्ल में दिया हुआ है और बाकी अगले सारे अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम अगर सारे अप्रॉक्सीमेशन की हम बात करें तो इनिशियल सॉल्यूशन, ये स्टार्टिंग सॉल्यूशन है, इनिशियल सॉल्यूशन ये आपका W0 भी यही बन जाएगा स्टार्टिंग सॉल्यूशन, या फिर Y0 जो है इनिशियल सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन, आप इसको एग्जैक्ट भी कह सकते हैं। ये आगे उसने कहीं बताया भी होगा आगे, या मेरा ख्याल है आगे कहीं बताया होगा कि ये आपका जो W0 है ये आपका स्टार्टिंग सॉल्यूशन भी है और एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी जो है वो यही है। और स्टार्टिंग सॉल्यूशन हम इसको फिर हम W0 क्यों दे रहे हैं जब ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन Y0 है, तो वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसने आगे यूज़ होना है। इनिशियल सॉल्यूशन W की शक्ल में इसलिए लिखा है ताकि अगले जो सॉल्यूशन सारे हैं वो W की ही शक्ल में हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग सॉल्यूशन को भी W की शक्ल में लिख दिया। तो W0 इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये W0 इज इक्वल टू अल्फ़ा गिवन है, वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने ऊपर की थी। क्या लिखा था, y at a दिस वाज इक्वल टू अल्फ़ा। तो यही जो है वो हमारा स्टार्टिंग सॉल्यूशन है और ये W0 है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, ये हमारा स्टार्टिंग सॉल्यूशन है। अब W0 अगर आपके पास आ गया है तो फिर W0 की मदद से आपने जो है ये इसको मिटा देते हैं। W0 अगर आपके पास मौजूद है तो फिर आपने W0 की मदद से ये WI's आपने ये सारे कंप्यूट करने, वेयर I स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज़ अप टू n-1। तो जब आप I इसमें 0 पुट करेंगे तो ये W1 बन जाएगा, इधर W0 आ जाएगा, इधर भी W0 आ जाएगा, इधर T0 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पास जो है ये राइट हैंड साइड वाली मौजूद होंगी। ये मैं ज़रा लिख लेता हूँ, I इज़ इक्वल टू 0 के लिए जो है ये फार्मूला क्या बनेगा। I इज़ इक्वल टू 0 के लिए ये बनेगा, I 0 पुट कर दें इस वाले में, I इज़ इक्वल टू 0, तो ये बनेगा W1 दिस इज़ इक्वल टू W0 प्लस H F ऑफ T0 एंड W0। जगह भी ऑलमोस्ट कम पड़ गई है, चलें पूरा हो गया हमारा। तो इसमें W0 स्टार्टिंग सॉल्यूशन, H स्पेसिंग हो गई, T0 डोमेन का पहला पॉइंट। ये डोमेन की जो स्पेसिंग है ये हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले ही हम इसको डिवीजन कर लेते हैं, जैसे हम उसमें कर लेते थे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाले में। यानी ये नीचे आया हुआ भी है मिसाल के तौर पे, 0 से T जो है वो 0 से लेके 2 तक है, तो स्टार्ट करना है 0 से और जाना है 2 तक, और H हमारा ये यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है जी, स्टेप साइज 0.5 होना चाहिए। तो
तो ये तो हम पहले ही बना लेते हैं किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से पहले कि ये ज़ीरो स्पेस देनी है 0.5, ये लें जी अगला पॉइंट, फिर 0.5 तो ये 1 हो गया, फिर 1.5 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। लें जी दरमियान में हर दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो h है। तो ये टी हमारे पास जो है वो हम सबसे पहले जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं, उसके लिए हमारे लिए कोई मसला नहीं है। बाकी रह क्या गया, सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे नोन है, इसमें पुट करें। ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन वो जो dy/dt ऊपर प्रॉब्लम में स्पेसिफाई किया गया था, ये वही फंक्शन है, उसमें आप पुट कर देंगे तो सिर्फ अननोन मतलब एक ही वेरिएबल रह जाएगा, वो W1 है। अब जब W0 की मदद से W1 कंप्यूट कर लिया है तो फिर यहाँ पे इस फार्मूले में i इक्वल टू 1 पुट कर दें तो यहाँ पे W2 बन जाएगा, यहाँ पे W1, यहाँ पे T1 और यहाँ पे ये सारे जो नॉट 0 0 हैं इधर इनिशियल वाले वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे और इधर 2। तो अब आपने जो 1 वाली इंफॉर्मेशन है सारी वो इसमें राइट हैंड साइड पे यूज़ कर लेनी है और W2 फाइंड कर लेना है। और इस तरह से चलते चले जाएंगे हत्ता कि आप यानी इनिशियल से आप स्टार्ट लेंगे और चलते चले जाएंगे, आप फाइनल तक पहुंच जाएंगे। इन एग्जांपल 1 यही जो एग्जांपल ये जो हम सॉल्व करने लगे हैं इसी को ही हम एग्जांपल 1 का नाम दे देते हैं। वी विल यूज़ एन एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम अब आप यूँ समझ लें प्रोसीजर है, किसी प्रोसीजर का नाम है, उनको हम एल्गोरिदम की हम बात कर लेते हैं, आगे दिया हुआ भी है ये। फॉर आइलर्स मेथड टू अप्रॉक्सीमेट द सोल्यूशन टू, अब ये वाई प्राइम ये वही dy/dx है, dy/dt है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई। ये आपके पास जो पड़ा हुआ है वाई स्क्र सॉरी वाई माइनस टी स्क्र प्लस 1, ये क्या है आपका ये एफ ऑफ टी वाई है। ये बस ये इतना अगर आप इसको जो है वो कैप्चर कर लेते हैं, जितना बता दिया अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो फिर आगे कुछ भी नहीं है। ये आपका वो इंटरवल है जिसके ऊपर सोल्यूशन कंप्यूट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 2 तक जाना है और स्पेसिंग उसने आगे बताया कि 0.5 की लेनी है और ये स्टार्टिंग सोल्यूशन दिया हुआ है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये प्रॉब्लम, स्टार्ट 0 से हो रहा है। ये लें जी 0 के ऊपर y की वैल्यू 0.5 है, ये आपका इनिशियल सोल्यूशन है, ये इनिशियल सोल्यूशन है, सोल्यूशन की वैल्यू है। और ये वाला h 0.5 ये स्पेसिंग है। ये ध्यान रखना है इन दोनों को जो है वो आपने मिक्स नहीं करना। अच्छा ये आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त जो नज़र आ रहा है लिखा हुआ रेड कलर से, ये थोड़ा सा उसने जो किताब वाले ने इसको सॉल्व किया है, वैसे तो ऑब्वियस है लेकिन फिर मैंने इसलिए कि आप लोगों को जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये फिर मैंने इसको यहाँ पे पहले लिख के रख दिया है। क्या लिखा है मैंने ये अभी ये वही चीज़ नहीं है जो अभी मैं ऊपर ये एक्सप्लेन करके आया हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, और जो कि यकीनन बनाने चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं कि अभी ऊपर जो फार्मूला दिया हुआ था जो हमने ड्राइव कर लिया आइलर मेथड वाला, उसमें i इज इक्वल टू 0 पुट किया है, तो ये चीज़ आई है सर्कल वाली। बस कुछ ये इतनी सी जो है वो, अगर पिछली बात क्लियर है तो फिर ये भी क्लियर है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कंप्यूट हो रहा है तो मैंने ये इसलिए यहाँ पे दोबारा मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि ये W0 इनिशियल सोल्यूशन स्टार्टिंग सोल्यूशन, y सोल्यूशन एट 0 इज इक्वल टू 0.5, ये तो इतना लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है W1 इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे उसने ये फार्मूला एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा तो इसलिए फिर ये मैंने ऊपर लिख दिया है कि W1 जो है वो कैसे कंप्यूट होगा, वो ऊपर वाले फार्मूले में i इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ये
ये जो W1 है, नाउ दिस इज इक्वल टू W0, ये मैं पढ़ रहा हूँ इसको ना, ये जिसको मैं अंडरलाइन किया अभी इसको मैं पढ़ रहा हूँ। W1 इज इक्वल टू W0 प्लस एच एफ ऑफ W0 T0। अब ये जो एफ है, एफ ऑफ W0 T0, ये वही फंक्शन है गिवन जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है एफ ऑफ टी। तो ये चूंकि एफ हमारे पास वाई माइनस टी स्केयर प्लस वन है, तो ये हमने लिख दिया है। वाई एग्जैक्ट वाला सोल्यूशन चल रहा है और डब्ल्यू अप्रॉक्सीमेट वाला सोल्यूशन चल रहा है, तो लिहाजा वाई को रिप्लेस कर दिया है डब्ल्यू नाट के साथ, और यहाँ पे आगे टी नाट का स्केयर प्लस वन। तो ये फंक्शन एफ को जो है वो, सॉरी, फंक्शन एफ को जो है वो रिप्लेस कर दिया गिवन फंक्शन जो भी है उसके साथ। अब उसके बाद फिर अब आपके पास ये डब्ल्यू नाट भी मौजूद है, एच भी मौजूद है, डब्ल्यू नाट भी मौजूद है, एच भी मौजूद है, ये डब्ल्यू नाट अगेन आ गया, ये टी नाट भी मौजूद है, और वन कांस्टेंट है। फंक्शन ये सारी चीज़ें इसमें पुट करें और कंप्यूट करेंगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो क्या है, वो W1 है। अब जिस तरह से W1 कंप्यूट किया है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो पुट किया था फार्मूले में, ये सारा सेटअप बना था। अब आई इज इक्वल टू वन पुट कर दें तो सारा सेटअप जो भी वो उसको कंप्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, W2। और W2 की मदद से जो है वो W3 कंप्यूट करेंगे, और W3 की मदद से फिर W4 कंप्यूट करेंगे, और ये W4 जो है ये वही यानी एंड पे आप पहुंच गए हैं, टू पे आप पहुंच गए हैं, आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो टू के ऊपर जो सोल्यूशन है वो हमारे पास ये वाला आ रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेशंस हैं, यानी आप इसको कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू वाई, जैसे उसने एंड के ऊपर उसको इसको ज़रा मैं मिटा लूँ, एंड के ऊपर जैसे उसने वाई एट टू कहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन उसने कहा है कि ये वाई एट टू के अप्रॉक्सीमेशन है। तो आप इसको भी कह सकते हैं कि ये वाई एट ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेशन है ये वाली, और ये वाली वाई एट 0.5 के अप्रॉक्सीमेशन है, ये वाई एट वन की अप्रॉक्सीमेशन है, ये वाई एट 1.5 की अप्रॉक्सीमेशन है। यानी ये ज़ीरो की अप्रॉक्सीमेशन है, ज़ीरो पर वाली, ये 0.5 पे सोल्यूशन के अप्रॉक्सीमेशन है, ये वन के ऊपर है, ये 1.5 के ऊपर है, और ये टू के ऊपर है। ये वही स्पेसिंग जो हमने बनाई थी उनके ऊपर ये अप्रॉक्सीमेशन आ गई। Now, equation 5.8 is called difference equation associated with Euler's method, as we will see later in this chapter. ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे है ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ आइलर्स मेथड। अब इसको ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन अगर आपके पास मौजूद है, क्योंकि हम पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का सोल्यूशन कंप्यूट कर रहे हैं, तो इस इंटरवल का अगर आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन मौजूद है तो आपके पास एक कंटिन्यूस कर्व है। आप हर पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है वो सोल्यूशन मौजूद है। ये तो स्पेसिंग के साथ बज़ाहिर उसने दिया हुआ है, लेकिन आप देखें T1 के ऊपर ये उसने डॉट लगाया हुआ है, बीच वाले पॉइंट्स के ऊपर भी तो ये कर्व जा रहा है ना इस तरह से। तो ये कंटिन्यूस है, ये पूरा सोल्यूशन है। अच्छा, अब अगले ग्राफ में आए। ये अब बता रहे हैं कि कैसे जो है ये अप्रॉक्सीमेट करेगा। ये जो लीनियराइजेशन है ये उसी तरह से टेंजेंट लाइन जैसे हमने उसमें किया था न्यूटन मेथड में। आप ए सोल्यूशन के ऊपर जो है जो गिवन है, आप इसके ऊपर टेंजेंट लाइन बनाएंगे, ये टेंजेंट लाइन बन गई। तो आप ये कहेंगे कि जो T1 के ऊपर, यानी आप T1 के ऊपर ए के ऊपर फंक्शन और टेंजेंट लाइन दोनों की वैल्यू सेम है, और आप कहेंगे अज्यूम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन जो ये कर्व है दिस इज बीइंग अप्रोक्सीमेटेड बाय दिस टेंजेंट लाइन। तो है तो नहीं ऐसा, ये कर्व जो है वो कहीं और जा रहा है और टेंजेंट लाइन जो है वो कहीं और जा रही है, इसीलिए
T1 के ऊपर जो असल सोल्यूशन है वो उसका कर्व ऊपर है और टेंजेंट लाइन नीचे है, तो बीच में जो गैप है ये एरर होगा। अज्यूम हम यही करेंगे कि टेंजेंट लाइन इज गिविंग सोल्यूशन। तो अब आप देखेंगे अगर आप स्टेप जो है वो ए से T1 तक, इसकी बजाय आप बड़ा स्टेप ले लें, आप कहेंगे T1 यहाँ पे मौजूद है, तो आपकी जो टेंजेंट लाइन है वो यहाँ यहाँ पे लाई कर रही है और कर्व आपका यहाँ पे, तो ये एरर बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए जब आप स्टेप छोटा लेंगे तो आपका जो एरर है वो भी कम होगा। अच्छा, अब आपने ये कर लिया, फिर जब आपने T1 के ऊपर अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आ गया है, तो यहाँ से फिर टेंजेंट लाइन बनाएंगे और कहेंगे कि जी T2 के ऊपर इस टेंजेंट लाइन का और इस फंक्शन की वैल्यू सेम है, वो नहीं होगा चूंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो ये बीच में गैप जो है वो एरर के तौर पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो सोल्यूशन जो है वो कंप्यूट करते चले जाएंगे। ये अब आप इसमें स्ट्रेटजी देखें कि यहाँ पे स्टार्ट लिया, टेंजेंट लाइन बनाई T1 तक की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट की, फिर T1 का जो सोल्यूशन आ गया, कौन सा सोल्यूशन आ गया, असल वाला तो है ही नहीं हमारे पास, ये तो वैसे ही समझाने के लिए दिया जा रहा है, या है भी सही तो कंपेयर करने के लिए दिया जा रहा है। जो हमारा न्यूमेरिकल सोल्यूशन है वो इस कर्व से थोड़ा सा नीचे रह गया है, ये अभी ये जो टेंजेंट लाइन है ये वाले नीचे रह गया है। अब ये जो नया सोल्यूशन आ गया उसको उसने W1 का नाम दिया। तो इस W1 ये डॉटेड लाइन आ रही है इसके साथ अटैच हो रही है, जहाँ पे ये रेड सा मैं डॉट बना रहा हूँ, यहाँ इस वैल्यू को यूज़ करते हुए फिर एक और लाइन बनानी है। तो फिर वो T2 का सोल्यूशन हो जाएगा W। अब आप ये W2 आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि ये असल कर्व से जो है ये नीचे है, और यहाँ पे फिर टेंजेंट लाइन बनाएंगे और इसी तरह से टेंजेंट लाइन जो है वो बनाते चले जाएंगे, और जब आप फाइनल उसके ऊपर पहुँचेंगे तो जो है वो कर्व ज़ाहिर है वो कहीं और होगा, और जो टेंजेंट लाइन अप्रॉक्सीमेशन है वो, तो हर स्टेप के ऊपर ये जो T1 T2 T3 Tn तक आप जा रहे हैं, इसमें जो असल कर्व और ये जो टेंजेंट लाइंस वाले कर्व आ रहे हैं, ये टेंजेंट ब्लैक जो कर्व है ये क्या है, टेंजेंट लाइन वाली कर्व है, हर स्टेप की अलग टेंजेंट लाइन है। तो इनके दरमियान में जो गैप है वो एरर है, और बाकी ठीक है उसकी अप्रॉक्सीमेशन है। अब जितना ये स्टेप साइज आप छोटा लेंगे उतना एरर जो है वो कम होगा। आगे ये आइलर्स मेथड का जो है एल्गोरिदम दिया जा रहा है, यानी सॉल्यूशन अगर आपने उसका कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए ये स्टेप्स जो है वो एक उसकी जो लैंग्वेज है, एक इसको उसको लिखने के लिए ये उस हवाले से इसको लिखा जा रहा है। जब हम प्रोग्राम हम बनाते हैं तो ये जो स्टेप्स ये बताए जा रहे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, इनको फॉलो करना है, तो ये हमारे लिए आसानी होती है। ये हम पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं इसको इस शक्ल में, अपने प्रोसीजर को इस प्रोसीजर को हम इस शक्ल में लिख लेते हैं स्टेप्स की शक्ल में, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने के लिए। तो इसको ये जो स्टेप्स अभी ये लिखे हुए हैं इनको इस तरह से लिखने का नाम जो है वो हम वो लिखते हैं, एल्गोरिदम देते हैं। आगे एग्जाम्पल 1 विद फाइन ग्रिड। अभी यही जो एग्जाम्पल ऊपर हमने सॉल्व की है प्रॉब्लम वही है, लेकिन उसने क्या किया है, शायद फंक्शन भी चेंज किया। यूज़ एल्गोरिदम 5.1 विद n इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा कर दिए, और जो फंक्शन है वो भी चेंज कर दिया। आप फंक्शन चेंज ना करें, उसी फंक्शन को ले लें। पहले आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो 4 लिए थे, तो अब आप नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 ले लेंगे, तो और आप अपने उस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम वही रहने दें। ये मैं दोबारा प्रॉब्लम पे ले जाता हूँ। ये प्रॉब्लम आप यही वाला रहने दें, सिर्फ इस एच को चेंज कर दें, ये जो बिल्कुल राइट पे मैं सर्कल हाईलाइट कर रहा हूँ, इस एच को चेंज कर लें, एच इज इक्वल टू 0.1 ले लें, तो आप ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट 0.2 ले लें, तो ये 10 पॉइंट्स बन जाएंगे।
तो इससे जो है वो आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। आपने जाना उसी तरह से, जीरो से लेके टू तक जाना है, जाना उसी तरह से, इंटरवल वही है, लेकिन स्टेप जो है वो क्या है, वो करीब करीब हो जाएंगे। एच जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इससे आपका जो सोल्यूशन है वो बेहतर हो जाएगा। और नंबर ऑफ पॉइंट्स आप 100 ले लें और बेहतर हो जाएगा। जितना कम से कम लेते जाएंगे उतना जो है वो एरर कम आता जाएगा और हमारी कंपटीशन बढ़ती चली जाएगी। तो अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हमने बढ़ाने भी हैं तो हम कंप्यूटर की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। हाथ से सॉल्व करने के लिए ये 4 पॉइंट्स के साथ जो है वो काफ़ी है। तो अब ये कोई एग्जांपल है और उसके लिए उसने कंपेयर किया है कि सॉरी, आउटपुट ऑफ एग्जांपल वन विद फाइन ग्रिड, फाइन ग्रिड के साथ जो है इसको सॉल्व किया है। तो ये उसका कंपैरिजन है। आगे ये कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो हाथ से सॉल्व कर लें और बाकी जो है वो हम कंप्यूटर प्रोग्राम अगर बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, तो फिर उसकी मदद से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये कम अज़ कम इसमें से 2 क्वेश्चन ज़रूर अपने हाथ से इनको आप करें, पहले 2 कर लें। एक आध जो है वो इस सेट 2 में से भी सॉल्व कर लें। आगे मज़ीद भी क्वेश्चन है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।